नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की तरफ। व्हाइट हाउस की दौड़ में आगे निकले डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कैरोलिना में दर्ज की जीत, 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में मिली पहली सफलता। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया जीता। कर्नाटक के मुडा घोटाले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के सामने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पेशी। 3-4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है ये घोटाला। महाराष्ट्र में आज महायुति और महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। अजीत पवार की एनसीपी और झारखंड में एलजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी का वायनाड में प्रचार जारी। दिल्ली से पटना लाया जा रहा है मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू होगा 36 घंटे का व्रत। पटना में घाटों पर सभी तैयारियां पूरी। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ही आ रही है और वो हम कर रहे हैं आपसे साझा। तो अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। उससे जुड़ी बड़ी खबर यही है कि व्हाइट हाउस की दौड़ में ट्रंप आगे हैं, यानी कि अगले 4 साल व्हाइट हाउस में कौन काबिज होगा, ओवल के ऑफिस पर कब्जा किसका होगा, उसमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत माने यार ये एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है कमला हैरिस के लिए। 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को ये पहली सफलता मिली है। वोट प्रतिशत में भी ट्रंप आगे हैं, यानी कि तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं जिन्हें हम निर्णायक मान रहे हैं, उनमें जो कैरोलिना है वहां पर जीत हासिल की है, वहां पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया में जीत हासिल की। और अमेरिकी चुनावी नतीजों पर जो बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि शुरुआती जो ये रुझान है जिसमें नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हम आपको बता रहे हैं, ये अमेरिका के लोकतंत्र के लिए अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को ये पहली सफलता हासिल हुई है। हालांकि स्विंग स्टेट्स के मुद्दे जो हैं, स्विंग स्टेट्स का जो वोटर है वो एक डिसिसिव रोल प्ले करता है जब हम जीत की बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 को लेकर। सुबह से ही हमने देखा था कि बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लग रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, और जो जनता का मूड है उसको समझने में भी कामयाब रहे डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से जो नंबर्स आ रहे हैं वो उनके फेवर में हैं, और जो जादुई आंकड़ा है वो वक्त दूर नहीं कि वो जादुई आंकड़ा भी छूने में हो सकता है कामयाब हो जाए। अब ये जो रुझान है, कुछ जगह जहां वो जीत रहे हैं, ये आगे कितना निर्णायक साबित होते हैं ट्रंप के लिए, ये देखना होगा। तमाम कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में लगातार अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन वहां की आर्थिक हालत कैसी है, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार के पूरे चुनावी अभियान में। आव्रजन नीति की हम बात करें, गर्भपात का जो कानून है, गन वायलेंस है, LGBTQ के जो अधिकार हैं, पर्यावरण है, उसको लेकर किस तरह से ये दोनों प्रतिद्वंदी लोगों के बीच आए, अपनी रैलीज में अपनी बातें लोगों के सामने रखी। स्विंग स्टेट्स में भी हमने देखा था कि चाहे जॉर्जिया की बात हो, मिशिगन की बात की जाए, पेंसिल्वेनिया की बात की जाए, यहाँ पर जब इन दोनों प्रतिद्वंदियों ने रैलियां की थी, वहाँ की जनता से भी वो मुखर तौर पर मुखातिब हुए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये समझना है कि वोट प्रतिशत में भी ट्रंप आगे निकल रहे हैं, यानी कि जो मैंडेट है उनका वो बढ़ता हुआ। और यही वोटिंग पैटर्न का जिक्र सुबह हम गेस्ट के साथ कर रहे थे कि वोटिंग पैटर्न का बदलाव ये कहता है इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट
करने के लिए। और ये वोटिंग पैटर्न बताता है कि वहाँ की जनता जो है वो कितनी जागरूक होकर वोट करे। हालांकि कोई फेडरल एजेंसी वहाँ नहीं होती, लेकिन जिस तरह से अलग अलग काउंटीज़ हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो वोट करते हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए वोट प्रतिशत के लिहाज से। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी की फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो ये हम अच्छी खबर मान सकते हैं। और हैरिस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि दोनों प्रतिद्वंदियों ने प्रचार कैसे किया और इस प्रचार में कितना सकारात्मक जो बदलाव की उम्मीद उन्होंने लोगों में जगाई। जिस तरह से लगातार कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप दैट वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये ग्रेटनेस क्या उन तमाम मुद्दों की तरफ इशारा है और वो कितने खरे उतरते हैं अगर हम बात करते हैं जनता की उम्मीदों पर। क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन हैं, जिस तरह से लगातार ये कहा गया कि उनकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से आर्थिक नुकसान हुआ अमेरिका को, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, गर्भपात का अधिकार, प्रवासन की नीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रमुख मुद्दे रहे जिनके इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का। और ये मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं जो निर्णायक नतीजे सामने आएंगे। इसमें विदेश नीति, पर्यावरण संरक्षण, LGBTQ अधिकार भी अहम हैं। और महिला वोटर्स पर दारोमदार इस बार ज़्यादा माना जा रहा है। और उस लिहाज से क्या ओवल के ऑफिस में अगले 4 साल के लिए जो काबिज होंगे और जो नीतियां जिनके साथ वो आने वाले हैं, आने वाले 4 सालों में अमेरिका की दशा और दिशा बदलने के लिए, ये देखना भी बेहद अहम हो जाएगा। और जिस तरह से फ्लोरिडा में जब ट्रंप ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो वो बहुत पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। और भारत समेत दुनिया भर की निगाहें इस वक्त इस चुनाव पर हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, तो इस वक्त ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं और खुशी मना सकते हैं, क्योंकि अभी कमला हैरिस पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से एक जो इम्पॉर्टेंट स्विंग सीट है वहाँ पर जीत दर्ज कर अहम निशान छोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे उस वक्त पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 230 पे थे, अभी ये 246 पे चले गए हैं। और वहीं जो कमला हैरिस हैं वो अभी 182 पे बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब 246 पे चले गए हैं और 246 से जो 270 का आंकड़ा है जहां तक डोनाल्ड ट्रंप को जाना है अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए, वो अब थोड़ा और नज़दीक हो गया है। यानी कि वाइट हाउस की जो रेस है, वाइट हाउस के और नज़दीक पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त रॉयटर्स से जो आंकड़ा आ रहा है उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 246 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास आ चुके हैं, 182 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के पास हैं। और अगर हम US लोकल मीडिया की अगर हम बात करें तो लोकल मीडिया ये दिखा रहा है कि नॉर्थ कैरोलिना जो एक स्विंग स्टेट था वो पूरी की पूरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर चला गया है। इसी तरह से एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, इन सभी जगह पे जितने भी स्विंग स्टेट थे, क्योंकि कल से जब ये वहाँ पर मतदान शुरू हुआ उसके बाद सबका फोकस स्विंग स्टेट्स पे था और ये माना जा रहा था कि स्विंग स्टेट्स में काफ़ी कड़ी टक्कर होगी। और ये भी माना जा रहा था कि जो 7 के 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से 2-3 एक तरफ जा सकते हैं, 2-3 एक तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेवादा के अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बाकी जो स्विंग स्टेट्स हैं हर स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अब कुछ घंटे भी बीत चुके हैं जब वहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है, तो ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जो अमेरिका का मैप है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका का मैप काफ़ी यहाँ पर लाल हो चुका है। कुछ जगह हैं जो ब्लू हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स की ओर गए हैं, जिसमें वॉशिंगटन है, ओरेगॉन है और कैलिफोर्निया है, कोलोराडो है और इलिनॉइस है,
वर्जीनिया है, ये न्यूयॉर्क है, और उसके अलावा कुछ छोटे राज्य हैं जिसमें मैसाचुसेट्स है, ये सब राज्य हैं जहां पर कमला हैरिस को बढ़त बनी तो हुई है। दूसरी बार ट्रंप की सरकार बनेगी या फिर कमला पर एतबार जताया जाएगा, हालांकि अभी ये कहना अभी भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि जिन स्विंग स्टेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने कैरोलिना की बात की, लेकिन पेंसिल्वेनिया पर भी सबकी निगाहें यहाँ पर भी आगे चल रहे हैं ट्रंप। और पेंसिल्वेनिया की जब हम बात करते हैं उसमें जो फिलाडेल्फिया की हम बात करते हैं, पीटर्सबर्ग की हम बात करते हैं, तो फिलाडेल्फिया को रस्ट बेल्ट कहा जाता है। वहाँ पर हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत स्लो है, और कई जब बार वहाँ पेंसिल्वेनिया में रैली की गई ट्रंप द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि वी विल मेक पेंसिल्वेनिया अगेन द मैन्युफैक्चरिंग हब। इस तरह की बयानबाजी कितनी पॉजिटिविटी और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हुई नजर आई, खासतौर पर इन रिजल्ट्स पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पूरे इस इलेक्शन के दौरान जिन मामलों को उठाया गया, उन मामलों को अगर हम समेटने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आता है अमेरिकी राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद, और इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया है। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के मामले में वो कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की ओर चला गया है, अपने देश के लिए कम करने लगा है, बाकी दूसरे देशों के लिए ज़्यादा करने लगा है। और इसी तरह उन्होंने जो वहाँ के मूल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या जिस तरह से आप बात कर रही हैं जो इंडस्ट्री का मुद्दा है, कि इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो दूसरे देशों से जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट पर वो टैक्स लगाएंगे, और इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी उन्होंने अपनी जो विचार हैं वो प्रकट किए थे। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी संरक्षणवाद को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम अमेरिकी राष्ट्रवाद की बात करें तो उन्होंने धार देने की इसको कोशिश की, उन्होंने इमिग्रेशन का वहाँ पर मुद्दा बनाया, और उसके अलावा उन्होंने एक मुद्दा ये बनाया कि अमेरिका की एक छवि हुआ करती थी कि अमेरिका वैश्विक मामलों पे कुछ बोलता है तो विश्व सुनता है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में अफगानिस्तान से लेकर के जब आप रूस, यूक्रेन या वेस्ट एशिया तक आते हैं तो यहाँ पर चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की कुछ भी भूमिका रही हो, चाहे वो यूक्रेन को समर्थन करते हों या इजराइल को समर्थन करते हों, लेकिन आपने देखा कि कई बार जो बाइडेन की ओर से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उनके विदेश मंत्री की ओर से ये बोला गया बेंयामिन नेतन्याहू को कि आप हमास के साथ पैक्ट करिए, आप युद्ध विराम लागू करिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को वहां पर उठाया। ये अंडरकरंट जो था वो ट्रंप समझ पाए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान, उसका जिक्र भी हम चाहते हैं कि हम दर्शकों के साथ करें और आप रोशनी डाल पाएंगे। वो ये था कि जो ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वेंस, उन्होंने सितंबर में कहा था कि अगर ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना नहीं जीतते तो व्हाइट हाउस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, बल्कि अब तो ये बिल्कुल उलट ही हुआ है। देखिए, उन्होंने ये कहा था क्योंकि वो नॉर्थ कैरोलिना में वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कहा था जो भी कैंडिडेट, चाहे वो पेंसिल्वेनिया में हो या विस्कॉन्सिन में, कहीं भी वो अगर प्रचार करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया से अगर हम नहीं जीते तो हम व्हाइट हाउस नहीं पहुँच पाएंगे, विस्कॉन्सिन से हम नहीं जीते तो हम व्हाइट हाउस नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये एक अलग मसला है। लेकिन हाँ, स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो वाकई स्विंग स्टेट्स पे सबका ध्यान था, और जिस तरह का एक नरेशन बनाया गया था कि बहुत कड़ी टक्कर है और स्विंग स्टेट्स सब के सब एक तरफ नहीं जा सकते, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अधिकतर स्विंग स्टेट्स, नेवादा के हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, सब जगह पे रिपब्लिकन आगे चल रहे हैं, यानी कि ट्रंप हर जगह पे आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नरेशन, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो एक नरेशन जब जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, कमला हैरिस कैंडिडेट बनी थी डेमोक्रेट्स की, तो एक नरेशन वहाँ पर तैयार किया गया था। तो इस पर यह भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में मीडिया के अलावा जो दूसरे संस्थान हैं जो इस तरह के सर्वे और इन सब से जुड़े होते हैं, इन संस्थानों पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स का कब्जा है। तो ये सब कुछ हैं जो अभी जब पूरे परिणाम आ जाएंगे उसके बाद इस पर हम बात कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। चंद्रशेखर, और लगातार जो एक सुपर पावर का तमगा हासिल है अमेरिका को, हालांकि ये एक चमक दमक ऊपरी मानी जाती है, अभी बहुत से उसके आंतरिक मुद्दे हैं जिनसे अमेरिका को जूझना है। क्या लगता है आपको कि इस परिभाषा को बहुत अहम तौर पर समझ पाए ट्रंप, और इसी को धार देते हुए उन्होंने इसी पर फोकस कर अपने नैरेटिव को सेट किया मतदाता के दिल में उतरने के लिए?
बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद की जो रिपब्लिकन्स की विचारधारा है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और अमेरिका की जो एक वो बार-बार कहते रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा रहा था पिछली बार, और इस बार भी उनका नारा जो था इसी तरह का नारा था। तो बार-बार कहते रहे हैं कि अमेरिका की जो एक छवि हुआ करती थी, एक सुपर पावर की छवि हुआ करती थी, वो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर था, कई मामलों में हमने उनको देखा भी दूसरे देशों के साथ, चाहे चीन के साथ या दूसरे देशों के साथ, वो किस तरह से ट्रीट करते थे, किस तरह से वो बयान देते थे। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो कुछ हुआ उसको वो उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसने अमेरिका को कमज़ोर कर दिया है, कहीं ना कहीं अमेरिका के फ्यूचर का सवाल उन्होंने उठाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक मसला है वहाँ पर जो यूएस सुपर पावर का जो मसला उन्होंने बार बार लोगों के सामने रखा। ये वही अमेरिकी संरक्षणवाद और अमेरिकी राष्ट्रवाद जो एक रिपब्लिकन्स का आधार होता है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार और अच्छी तरह से प्ले किया है, अभी तक के रुझानों से लगता है। एक चीज़ और जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे, लेकिन समय तब कम था, अब हम उसको तफसील से उस पर चर्चा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मजबूत पक्ष ये माना जा रहा है, क्योंकि जब वो अपने टर्म में थे तब कोई युद्ध नहीं हुआ था, और अब का जो दौर है जिसमें दुनिया कई अलग अलग देशों की, अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की हम बात करते हैं, रूस यूक्रेन की बात करते हैं, जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ से कई मिलिट्री पावर्स की हेल्प करते हुए अमेरिका सामने खड़ा है, और यही मजबूत पक्ष लगातार बोलते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध रुकवाने की क्षमता उनमें है, और जो वोटर्स कहीं पीछे छूट गए, जिन्हें भुला दिया गया, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाने की अपील भी उन्होंने कई रैलियों में की। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और साबित हो भी रहा है अगर हम देखें जो अभी शुरू के रुझान आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। ये एक प्रमुख मुद्दा है, और इसको अगर थोड़ा सा इसको हम कोरिलेट करें, एक तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो युद्ध चल रहे हैं, उसके साथ जो अमेरिका के अंदर की स्थिति है, होता क्या है कि डेमोक्रेट वहाँ पर सत्ता में थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर अभी, जो बाइडेन वहाँ पर अभी राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर जो पोस्ट कोविड के बाद कई सारी इस तरह की बातें आई कि वो वहाँ पर इकोनॉमी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। तो आप अगर जनता का इन चीज़ों से ध्यान हटाना चाहते हैं तो ध्यान कैसे हटेगा? ध्यान जाएगा युद्धों की ओर, कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं युद्ध की जो एक युद्ध है उसको बढ़ावा इससे मिलता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक वॉर फटीक वहाँ पर अमेरिका की जनता में देखा गया, युद्धों को लेकर के एक वॉर फटीक था। साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, वहाँ पर धन से यूक्रेन की मदद कर रहा है और सैन्य सहायता वहाँ पर दे रहा है, इसको लेकर भी अमेरिका के अंदर कई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की इस तरह से मदद की जाए। तो उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भुनाया है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो वो एक कॉल करके युद्ध को रोक देंगे। हालांकि ये इतना सरल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे और दूसरे दिन वो व्लादिमीर पुतिन को एक कॉल करेंगे और वहाँ पर युद्ध रुक जाएगा, या वेस्ट एशिया में कुछ वो ऐसा कर देंगे कि एक दिन के अंदर युद्ध रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो अप्रोच है इसको लेकर के, अपनी जो सोच है वो उन्होंने सामने रखी कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को वो रुकवा सकते हैं। पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर वो एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क इन चुनावों में वहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि जो प्रमुख मुद्दे थे जिन पर अमेरिका की जनता वोट कर रही है, वो मुद्दे इकोनॉमी के मुद्दे हैं, वो बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, वो महंगाई के मुद्दे हैं, वो इमिग्रेशन के मुद्दे हैं। एबॉर्शन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से रिपब्लिकन्स के साथ एक अच्छा खासा महिला सपोर्ट पहले से देखा गया है, और इस मुद्दे को उठाने के बाद जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं, लगता नहीं है कि एबॉर्शन के मुद्दे का उतना फायदा बिल्कुल, इसी पर मैं आपसे बिल्कुल चर्चा करूंगी चंद्रशेखर, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है कि जिन महिला अधिकारों की वकालत कमला हैरिस कर रही थी वो चुनावों के नतीजों में तब्दील होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका भी रुख कर लेते हैं, और वो ये है कि स्विंग राज्य उत्तरी कैरोलिना में भी ट्रंप को जीत हासिल हुई है। यानी तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं जो बड़े निर्णायक दौर में पहुंचा सकती हैं राष्ट्रपति चुनाव को, उसमें लगातार ट्रंप आगे बढ़त बनाते हुए। तो 2 स्विंग राज्यों में ट्रंप की जीत,
जॉर्जिया में भी ट्रंप की जीत, एक बड़ी खबर ये। और जॉर्जिया, जिस तरह से सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से, उन्होंने कहा था कि जॉर्जिया देखने वाला होगा, क्योंकि बैटल ग्राउंड स्टेट माना जाता है जब हम जॉर्जिया की बात करते हैं। और यहाँ पर भी ट्रंप को जीत हासिल हुई। कैरोलिना का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, जहाँ पर ट्रंप को जीत हासिल हुई है। और अब जॉर्जिया में भी ट्रंप जीत का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो 7 में से जो 5 स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें आप समझिए कि 2 में जीत हासिल हुई है ट्रंप को। और स्विंग स्टेट्स में जिस तरह से जीत हासिल लगातार अब कर रहे हैं ट्रंप, तो कहीं ना कहीं अपने जीत के दावे को पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। उस नारे को और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये तमाम वो स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी, वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगी, वो डिसाइडिंग कारक बनेंगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 का विजेता कौन होगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी इसी खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स करेंगे साझा। वक्त एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और लगातार जिस तरह से जाने से पहले हमने बड़ी ब्रेकिंग आपसे साझा की थी कि कैरोलिना के बाद जॉर्जिया भी जीत हासिल कर चुके हैं। जॉर्जिया में भी ट्रंप को जीत हासिल हुई है और अपने आप में ये बैटल ग्राउंड स्टेट माना गया है। और तमाम जो वहाँ के अखबार हैं, उनका मानना था कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसमें जीत के परचम को लहराने का मतलब ही यही है कि आप सीधे तौर पर जो ओवल ऑफिस है, यानी कि वाइट हाउस है, उसका रास्ता तय हो रहा है। और जॉर्जिया की बात करें तो 16 इलेक्टोरल कॉलेज हैं वहाँ पर। और दक्षिण पूर्वी राज्य की अगर हम बात करें तो ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में एक चुनावी मुद्दा था और उसको लेकर लगातार विवाद जारी रहा, क्योंकि जॉर्जिया में अभियोजकों का ये मानना था कि चुनाव में हस्तक्षेप किया गया है ट्रंप द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पलटते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। जो नतीजे हैं उसमें ट्रंप की जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं हासिल होती हुई। और बाइडेन 1992 के बाद से पीच राज्य जीतने वाले पहले डेमोक्रेट थे। और जो तमाम जनसांख्यिकी परिवर्तन किए गए, उससे माना जा रहा था कि हैरिस को लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जॉर्जिया में अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित किया गया है। इसी पर एक टेक लेते हैं चंद्रशेखर। जॉर्जिया में भी ट्रंप की जीत, तो जीत के रथ पर सवार ट्रंप। और जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल कॉलेज थे और जॉर्जिया अगर शामिल हो जाता है ट्रंप के खेमे में, तो राह कितनी और आसान होती हुई नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, काफ़ी ये राह आसान हो रही है, क्योंकि जॉर्जिया में ये प्रोजेक्शन जो आ रहा है उसके अनुसार जॉर्जिया भी रिपब्लिकन्स को चले गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर जीत हो गई है। और दूसरा जो हमारे पास स्विंग स्टेट था नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है। और यही कारण है कि अब जो आंकड़ा है वो 246 पहुँच चुका है ट्रंप के पक्ष में। और कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा अभी 182 पर रुका हुआ है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच एक खबर और आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि पहले से जो कमला हैरिस हैं उनकी वो अपने सपोर्टर्स को आज एड्रेस नहीं करेंगी। हाँ, अब एड्रेस नहीं करेंगी अपने सपोर्टर्स को। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच जहां एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति पद पर हम फोकस कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ अमेरिका में इस वक्त सीनेट के 1/3 मेंबर और साथ ही साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी चुनाव हो रहा है। और उसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। अगर हम सीनेट की बात करें तो सीनेट में अभी तक
वहाँ पे काफ़ी कम मार्जिन से डेमोक्रेट्स को बढ़त थी, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पर रिपब्लिकन्स को वहाँ पर बढ़त हो जाएगी। इसी तरह अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वहाँ पर करीब 182 सीटों पर रिपब्लिकन आगे चल रहे हैं, 150 सीटों पर डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं। तो ये इससे एक चीज़ और पता चलती है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को काफ़ी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन राष्ट्रपति के कोई भी फैसले वो सीनेट से गुजरते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के जो इकोनॉमिक फैसले होते हैं उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से गुजरना होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में अगर रिपब्लिकन वहाँ पर अधिक संख्या में आते हैं तो इसका फ़ायदा भी कहीं न कहीं जो अगले राष्ट्रपति बनने की ओर अभी रुझान के हिसाब से हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको फ़ायदा इसका होने जा रहा है। और जब हम मतदाताओं की पसंद की बात करते हैं, वोटिंग पैटर्न जो अब आप देख रहे हैं जिसमें स्विंग स्टेट्स में ज़बरदस्त बढ़त के साथ आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरह से अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करने का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है कमला हैरिस ने, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव इंडिकेटर आता है अगर वो अपनी जीत का पुरजोर तरीके से दावा कर रही थी रैलीज़ में। लेकिन अगर हम मतदाताओं को डिवाइड करें, भाई युवा भी हैं उसमें, बुज़ुर्ग भी हैं, पुरुष मतदाता भी हैं, तो खासी लोकप्रियता किस तरह से आप देखते हैं, ट्रंप की किस आयु वर्ग में ज़्यादा रही जिससे इस वोटिंग पैटर्न में भी हम बढ़त होते हुए देख रहे हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। हालांकि आयु वर्ग के हिसाब से या महिला और पुरुष के हिसाब से हमारे पास अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पॉपुलर वोट्स की हम बात करें तो अमेरिका का जो ये सिस्टम है इलेक्टोरल सिस्टम, इसमें 2016 में भी ऐसा हुआ था। इसमें इस तरह का होते रहता है कि हो सकता है कि पॉपुलर वोट्स किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन राष्ट्रपति पद का वो चुनाव हार जाए। दरअसल होता क्या है, यहाँ पर 50 स्टेट हैं अमेरिका के अंदर, और हर स्टेट का अपना जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज है, और हर स्टेट को उसके कितने वहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स होंगे ये उनका फिक्स है। तो होता क्या है कि 2 स्टेट को छोड़ करके, मियामी और नेब्रास्का को छोड़ करके जो बाकी स्टेट है वहाँ पे ये होता है कि जिसको ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलते हैं तो उस स्टेट का पूरा जो इलेक्टोरल वोट्स होता है वो उस कैंडिडेट को चला जाता है। तो अभी तक अगर हम पॉपुलर वोट की बात करें ओवरऑल जो देश की, तो उसमें आप देखिए कि कमला हैरिस को जो पॉपुलर वोट अभी मिल रहे हैं वो करीब 5,94,25,606 मिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को 6,44,72,235 यानी कि 47.2% जो पॉपुलर वोट हैं वो कमला हैरिस के पास हैं, और 51.2% जो पॉपुलर वोट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। यानी कि अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये मुश्किल से 1 करोड़ का अंतर अभी तक निकल के आया। लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर पॉपुलर वोट्स उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर किसी स्टेट में जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर हम मोंटाना की बात करें तो यहाँ पर 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और होगा क्या कि जिस कैंडिडेट को यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलेंगे 4 के 4 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो उसको मिल जाएंगे। लेकिन जो 2 राज्य हैं मियामी और नेब्रास्का जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि पॉपुलर वोट्स के हिसाब से जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उसको वो बांट लेते हैं। लेकिन 50 में से 2 स्टेट्स में सिर्फ ऐसा होता है, 48 स्टेट्स में पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उसकी ओर चले जाते हैं, जिसको तो सुपर बॉस बनने की जो ये रेस है उसमें अभी ट्रंप 2 स्विंग स्टेट्स जीतने के बाद, और जो अभी हम प्रतिशत देख रहे हैं उसमें कमला हैरिस से आई, और कमला कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, इतनी बेहतरीन तरीके से हमें यूएस का ये जो इलेक्शन प्रोसेस है और क्या स्विंग स्टेट्स का महत्व है वो समझाने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा की, जिनका पार्थिव शरीर आज दिल्ली से पटना लाया जा रहा है।
जहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार की स्वर कोकिला कहलाने वाली शारदा सिन्हा का कल रात निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में उन्होंने रात के 9:20 पर अंतिम सांस ली। वो 72 साल की थी और पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थीं। उनके निधन से भोजपुरी, वज्जिका, मगही, मैथिली और हिंदी की गायकी में एक शून्य पैदा हो गया। पद्म भूषण शारदा सिन्हा का जन्म 1952 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ और शादी बेगूसराय में। बचपन से ही उन्हें संगीत से प्रेम था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार सहित 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। इस बार का छठ शारदा सिन्हा जी के बिना मनाने की मजबूरी लग रही है। उनकी कोशिश होती थी कि हर साल छठ पर अपना कोई गीत लेकर आएं और इस बार भी वो तबीयत बिगड़ने के बाद छठ के लिए गीत गाना चाहती थीं। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन्होंने छठ के लिए दुखवा मिटाई छठी मैया गीत रिलीज भी किया। और ये संजोग ही है कि जिन शारदा सिन्हा की इन्होंने जो गाना शुरू किया उसको एक थोड़ा नए अंदाज में अच्छे म्यूज़िक वगैरह के साथ पैकेज करके लाना और जनता तक पहुंचाना, तो ग्लोबल तो हो ही गया था छठ। अब ये है कि शारदा जी हर साल छठ के लिए प्रतिबद्ध रहती थी कि ज़रूर अब लोग इतना प्यार देते हैं तो कुछ ना कुछ वो गाना अपना रिलीज़ करती थी और लोगों तक आती थी। और इस बार उन्होंने जब वो आईसीयू में थी तो शायद उन्हें थोड़ा आभास था ऐसा कि तबीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या पता मैं रहूं ना रहूं, ये गीत अंशु तुम ऑडियो में निकाल दो ताकि लोगों तक कम से कम मेरी ये आवाज़ एक अंतिम मेरा उपहार होगा, इसको पहुंचा दो। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, इन सभी बोली और भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है और बॉलीवुड हिंदी जो है उसमें भी। गानों के काउंट्स तो हज़ारों में हैं, पर कम से कम 1500-2000 गीत ज़रूर हैं। और ये संजोग ही है कि जिन शारदा सिन्हा की आवाज़ में छठ की खुशबू आती है वही शारदा सिन्हा इस बार छठ में हमारे बीच रहीं। एक तरह से उनका जीवन छठी मैया को समर्पित रहा। उन्होंने इसी खास अवसर पर अपनी अंतिम सांस ली। देखिए उससे जुड़ी ये भावभीनी श्रद्धांजलि वाली खास रिपोर्ट। बिहार कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं। मंगलवार रात नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका निधन हो गया। वे 72 साल की थीं और पिछले कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थीं। ये विडंबना ही है कि इस समय भी जब बिहार के गली कूचे उनके छठ गीतों से गूंज रहे हैं, वे नहीं हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश और दुनिया में जहां भी पुरबिया बसते हैं, शारदा सिन्हा उनके दिलों में बसती हैं। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, करी क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। उनके निधन से भोजपुरी, वज्जिका, मगही, मैथिली और हिंदी की गायकी में एक शून्य पैदा हो गया है। हिंदी पट्टी में वे लोकप्रिय हुई 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों से। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म के साथ साथ उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर
और 4 फुटिया छोकरे में भी गीत गाया था। लेकिन छठ के गीतों ने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया और छठ के दौरान तो घर घर में उनके गीत गुनगुनाए जाते हैं, लाउड स्पीकर पर बजते हैं। पद्म भूषण शारदा सिन्हा का जन्म 1952 में बिहार के सुपौल जिले में हुआ और शादी बेगूसराय में। बचपन से उन्हें संगीत से प्यार तो था ही, ईश्वर ने उनके गले में खनक भी ऐसी दी थी कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बिहार आगमन पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार सहित 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डीडी न्यूज की ओर से बिहार स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि। और पटना में शारदा सिन्हा के घर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण। मधुरेश, जब हम लोकगीतों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने की बात करते हैं, ख़ास तौर पर उसमें अगर हम शारदा सिन्हा जी का जिक्र करें तो ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि आज भी लोकगीत, ख़ास तौर पे जो भोजपुरी है, मैथिली गीत हैं, वो घर घर में जो सुने जा रहे हैं, वो अमूल्य योगदान माना जाएगा शारदा सिन्हा जी का। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम भोजपुरी की हम अंगिका की बात करें, उसके बाद में मैथिली की बात करें, इसके साथ ही बॉलीवुड में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लगभग 1.5 से 2000 के आसपास उन्होंने गाने गाए हैं, ओवरऑल मिला करके, लोकगीत और बॉलीवुड मिला करके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है जो कि लोकगीत में अब रहेगा और इसे भर पाना शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। अभी बिहार में छठ पर्व चल रहा है, कल छठ की व्रत की शुरुआत हुई और जिस छठ व्रत के गीत को गा करके शारदा सिन्हा को प्रसिद्धि मिली, उसी छठ व्रत के पहले दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, छठी मैया के पास चली गई। इसका असर कहीं ना कहीं पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग उनके घर के पास खड़े हैं और सुबह उनके घर के आसपास जितने घरों में छठ का व्रत हो रहा है, धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी और वो सारे जगह शारदा सिन्हा के ही गीत लोगों के घर में बज रहे थे। अगर हम छठ व्रत की बात करते हैं तो वो कभी भी शारदा सिन्हा के गीतों के बिना पूरा नहीं हो सकता। वो पूरा एक एहसास है जो शारदा सिन्हा के गीतों से ही छठ का आता है। मधुरेश, एक एहसास और भी था जिनसे लोगों को रूबरू करवाया था शारदा सिन्हा जी ने, वो था गिरमिटिया मजदूर। उनके कई गीतों में वो मजदूर जो बिहार से दूर देश जाकर रोटी कमाने, अपने जीवन निर्वहन के लिए गए, उनकी जो एहसास है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने संगीत और अपनी वाणी में जगह दी थी। जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए, जो छठ का गीत होता है, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक करुणा होती है, एक भगवान के सामने याचना होती है, मांग होती है सुख की, समृद्धि की, अपने बच्चों के लिए, भविष्य की और पूरे समाज के लिए बेहतरी की। तो और शारदा सिन्हा का खुद का भी ऐसा ही नेचर रहा है। मैं अभी उनके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ पे आने वाले कई बड़े सारे लोग आ रहे हैं जो लगातार, हर व्यक्ति का यही कहना है कि शारदा सिन्हा कभी भी पद्मश्री होने के बाद या इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी उनमें वैसा कुछ दिखा नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, लोगों से बात करती, तो कहीं ना कहीं वो बहुत कनेक्टिंग थी, लोगों से कनेक्ट करना, आम लोगों से कनेक्ट करना। तो ऐसे लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं, और बिहार का एक बड़ा मुद्दा पलायन भविष्य में, भूतकाल में रह चुका है और आज भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और वहां से फिर छठ व्रत ऐसा होता है जिसको रिलेट करके वो साल में एक बार कम से कम अपने घर वापस जरूर आते हैं और इसी चीज को शारदा सिन्हा ने अपने गीतों में भी दिखाया। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जो छठ का महापर्व है, हालांकि उन्हें हर साल याद ज़रूर किया जाएगा, लेकिन पूरे लोकगीत समाज के लिए ये एक अपूर्ण्य क्षति माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज खरना की रस्म
निभाई जाएगी। खरना का अर्थ ही शुद्धता है। सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करेंगे। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन होता है। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व का समापन होगा। छठ पूजा में उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। बिहार में छठ पूजा के महापर्व को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में इस अनुष्ठान को लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। छठ घाटों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। घाटों पर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटना में गंगा नदी के किनारे 100 से अधिक घाट बनाए गए हैं। और वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर दिखाई दी। वजीरपुर में AQI 421, मुंडका में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना के इलाके में AQI 412 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और अशोक विहार में AQI 398 दर्ज किया गया। रोहिणी में AQI 395 दर्ज किया गया। और श्वास संबंध गंभीर बीमारियों की आशंका भी होती है जब इस तरह की आबो हवा में जहर घुलता है। आपको बताएं कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होती है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी अब असर पड़ने लगा। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है और वायु प्रदूषण की वजह से आप देख सकते हैं कि कई जो ऐसे इलाके हैं, रोहिणी में जहाँ AQI 395 आपको नज़र आ रहा है। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां वायु गुणवत्ता 400 के पार है और लोगों के लिए सांस लेना दूभर होता हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने भी अपने स्तर पर सुरक्षा का खासा इंतजाम शुरू कर दिया। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने का सरकार का मुख्य लक्ष्य है। महाकुंभ में न केवल मेला क्षेत्र में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं, बल्कि रेलवे स्टेशन और आने जाने वाले अन्य मार्गों पर भी सुरक्षा के खासा पुख्ता बंदोबस्त है। महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ लोगों का ट्रेन से आने का अनुमान है। प्रयागराज रेल मंडल द्वारा महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए पहली बार CCTV कैमरे के साथ FR कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। FR कैमरे AI की मदद से संदिग्ध गतिविधियों, अराजक तत्वों पर नजर रखने में कारगर साबित होंगे। FR कैमरे किसी भी असामान्य घटना को आसानी से पकड़ सकते हैं। उन पर तत्काल प्रतिक्रिया कर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के लगभग 650 CCTV कैमरों के साथ पहली बार 100 FR कैमरे लगाए जाएंगे। प्रयागराज शहरों में आने वाले सभी 9 रेलवे स्टेशन के आने जाने वाले मार्ग, आश्रय स्थल, प्लेटफॉर्म्स को भी कैमरों की नज़र में रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पर ये सुरक्षा के सभी उपाय दिसंबर के अंत तक किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत से पहले जनवरी में ये सभी उपकरण कार्य करने लगेंगे। केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्रीय भंडार NCCF और NAFED के माध्यम से सस्ती दरों पर चावल और आटा बेचने के दूसरे चरण की शुरुआत की। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ब्रांड के अंतर्गत चावल 34 रुपये प्रति किलो और आटा 30 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत ब्रांड के अंतर्गत अब केंद्र सरकार सस्ता चावल और आटा भी उपलब्ध करवा रही है। भारत ब्रांड के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बाजार में बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला करती है जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने प्याज, टमाटर और दालें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने का फैसला किया था।
भारत आटा और भारत चावल 5 और 10 किलो की बोरी में नेफेड, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ के आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। फार्मर्स का तो हम लगभग गेहूं और धान पूरा खरीद लेते हैं एमएसपी के ऊपर, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा जब भी जनरल मार्केट में थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड रहता है, हम आम आदमी के लिए, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ देने के लिए मोदी जी के द्वारा ये जो गत 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने शुरू किया है, उस योजना में ये आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ब्रांड के दूसरे चरण की शुरुआत में अभी 3.69 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 2.91 लाख मैट्रिक टन चावल सस्ती दरों पर बेचने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित दूसरे राज्यों से एमएसपी पर धान की खरीद की जा रही है और करीब 5,38,000 किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा साल 2024-25 के लिए खरीफ के उत्पादन की प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। चावल, ज्वार और मक्का के अच्छे उत्पादन की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1,647.05 लाख टन अनुमानित है। ये पिछले वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 89 लाख टन से ज़्यादा है और औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 124 लाख टन से ज़्यादा। वर्ष 24-25 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन 1,199 लाख टन अनुमानित है, जो कि पिछले साल के खरीफ चावल उत्पादन से 66 लाख टन ज़्यादा है। और इससे अधिक के साथ साथ औसत खरीफ चावल उत्पादन से 114 लाख टन ज़्यादा। खरीफ मक्का का उत्पादन 245 लाख टन और खरीफ पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 378 लाख टन अनुमानित है। इसके अलावा 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनों का उत्पादन भी 70 लाख टन के आसपास माना जा रहा है। बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। यहाँ कोल्हापुर में स्थित कागल विधानसभा सीट कागल एनसीपी की परंपरागत सीट रही, लेकिन इस बार एनसीपी शरद गुट से अलग होकर 5 बार के विधायक रहे हसन मुशर्रफ अजीत पवार के पाले में चले गए। हसन छठी बार चुनावी मैदान में है। हसन मुशर्रफ से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। कागल विधानसभा सीट से एनसीपी अजीत पवार गुट से यहाँ के जो उम्मीदवार हसन मुशर्रफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर हम इस बार यहाँ के मुद्दे की बात करें तो क्या हैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे? यहाँ के मुद्दे प्रमुख थे, लेकिन अब नहीं रहे। मेरे 25 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें अभी मुद्दे नहीं रहे और बहुत अच्छा काम किया है मैंने। सर, एक बात कहा जाता था कि एक समय में आप बहुत खास थे शरद पवार साहब के, तो इस बार आप उनके विपक्ष में खड़े हैं। नहीं, उनको पूछ कर ही हम महायुति को, मैंने और अजीत दादा पवार ने समर्थन दिया था, उनको सब मालूम है। तो साहब कह रहे हैं कि इस बार जो मुंसिफ साहब को पता चलेगा क्योंकि उनको मैंने बहुत अच्छी जगह पे बैठाया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। उनका धोखा नहीं किया, मैंने पूछकर ये सब काम किया है और उनकी तभी उनका समर्थन था हमें, लेकिन वो मुकर गए। अच्छा सर, थोड़ा सा आम जनता के लिए जानना चाहेंगे कि भी आप 25 साल के यहाँ के विधायक रहे हैं, क्या क्या कार्य हुए हैं जो कि जनता जानना चाहेगी? मैंने एक गए साल 5 साल में 7,000 करोड़ की मैंने विकास काम किया है और जो गरीब लोगों की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स, उसे बहुत अच्छी तरह से मैंने लागू किया है। घरों घरों में मैंने पहुंचाया है और मेरा संपर्क बहुत ही अच्छा रहा है। इस तीनों मुद्दों पर मैं यहाँ बहुत मतों से मैं जीत कर आऊँगा। यहाँ की जो उद्योग है, इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि फेमस है, चप्पल उद्योग यहाँ का फेमस है, पूरी भारत में मशहूर है, इसके बारे में आप क्या कहें? यहाँ जो है जो कैशू का इंडस्ट्री बहुत है, यहाँ का अभी MIDC थी, अभी MIDC चालू हुई है, बहुत यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी। मुझे लगता है बहुत रोजगार अभी यहाँ बच्चों को मिलेगा।
तो ये थे हमारे साथ कागल विधानसभा के एनसीपी अजित पवार गुट के प्रत्याशी हसन मुशर्रफ, जिन्होंने बताया कि बीते 25 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कार्य किया है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, कागल। और कोल्हापुर में ही बीजेपी के कद्दावर नेता रहे समरजीत घाटगे टिकट नहीं मिलने के बाद एनसीपी शरद गुट में चले गए। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे समरजीत को शरद पवार से सियासी जमीन पर भरोसा है। समरजीत से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कागल विधानसभा सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी समरजीत घाटगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम विधानसभा चुनाव चल रहा है, अगर इस सीट की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि चुनावी मुद्दे हैं क्या। सबसे पहले 25 साल से यहाँ के जो प्रत्याशी है आदरणीय हसन मुशर्रफ साहब, उन्होंने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है। 25 साल में सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज इस कागल कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको मिली हैं। उसके बावजूद एजुकेशन में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। हेल्थ केयर अगर आप देखेंगे तो जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे उसमें से कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। तीसरी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है यहाँ पे एक 5 स्टार MIDC है। अगर आप देखिए 2012 में MIDC शुरू हुई थी, कागल MIDC एकमेव MIDC होगी जो पूरे स्टेट में 12 साल में एक ही नई मल्टीनेशनल न आने का रिकॉर्ड इस MIDC में हुआ है। और उसका मेन रीज़न जो सिटिंग कैंडिडेट है उनके सर पे आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हमारे यूथ है उनके लिए कोई ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। सो ये 3-4 मुद्दे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे, जो कोल्हापुर बहुत फेमस है, बचपन से हमने सुना था कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी प्रसिद्ध होता है, और अभी हमने एक खबर भी की, एक मैं जगह गया था जहाँ पे चप्पल वो बन रहे थे, हमने देखा। कितनी संभावनाएं देखते हैं और छोटे छोटे उद्योग को आप कितनी संभावनाएं देखते हैं, खास करके अगर इस क्षेत्र की बात करें? देखिए, मेरे पिताजी के नाम पे हमारे एक बैंक है, राजीव विक्रम सिंह घाटगे कोऑपरेटिव बैंक। हमने यहाँ पे अन्ना साहब पाटिल जो महामंडल है उसके तरफ से युवकों के लिए अब तक 130 करोड़ के हमने लोन्स दिए हैं। महाराष्ट्र में हम 1 नंबर पे हैं और जिसमें 92% युवक ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है। 42% यूथ ऐसे हैं उन्होंने अब उनके बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट शुरू किया है। ये थे हमारे साथ समरजीत घाटगे जो कि एनसीपी शरद गुट से कागल विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और जिनका मानना है कि अगर उन्हें जनता मौका देती है तो यहाँ स्कोप ज़्यादा है, जरूर इस क्षेत्र में बदलाव होगा, विकास होगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, कागल। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत और सुनील राउत द्वारा महायुति की महिला उम्मीदवारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उद्धव ठाकरे सेना को डर लग रहा है कि लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र का महिला वर्ग बड़े प्रमाण में महायुति भाजपा की ओर जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अरविंद सावंत ने चाइना एनसी के खिलाफ उसी प्रकार से वही भाषा में इंपोर्टेड माल। अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ने उनके क्षेत्र में जो सुगंधा कारंजे महिला उम्मीदवार है शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, उसको भी इसी प्रकार से बकरी बलिदान। हमने चुनाव आयोग को भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरविंद सावंत को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शामिल हुई। रोड शो साकची गोल चक्चर से शुरू होकर साकची पलंग मार्केट में संपन्न हुआ। इस दौरान सचिन पायलट ने लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार ने 86 बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का पट्टा दिलवाने का वायदा किया। झारखंड में बीजेपी ने अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे 30 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनमें पलामू से
चंद्रमा कुमारी, हजारीबाग से कुमकुम देवी, बांके बिहारी, दुमका से जूली देवी, लातेहार से बलवंत सिंह, हरसवा से अरविंद सिंह, बोकारो से चितरंजन साव और हजारी प्रसाद साहू शामिल हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा नेताओं को नामांकन पत्र दाखिल करने और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। अनुच्छेद 370 की बहाली से संबंधित प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। विधानसभा में तैनात मार्शलों के साथ विपक्ष के नेताओं की धक्का मुक्की हुई। वहीं विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच उप मुख्यमंत्री सुंदर कुमार चौधरी द्वारा पेश प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के साथ अनुच्छेद 370 को हटाने पर चिंता व्यक्त की गई है, जिसका नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध किया और इस पर आपत्ति जताई। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।